हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार चॉइस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जहां तक हम कल पढ़ चुके थे यानी पिछले लेक्चर नंबर 4 में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसे ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, उसका वर्क फंक्शन। फिर पढ़ा था हमने प्लास्ट यानी प्लास्टिड्स पढ़ा था, यानी लवक पढ़ा था, लवक का वर्क फंक्शन देखा। आज हम मज़ेदार चीज़ है ना, कोशिका में तो हर चीज़ मज़ेदार है, तो आज हम मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग रिक्तिका यानी वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स होता क्या है, बहुत लोग उसको वोकुल पढ़ता है, तो वो वोकुल नहीं वैक्यूल्स है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसका काम क्या है, क्यों कोशिका में पाया जाता है, क्या पादप जंतु दोनों में पाया जाता है, क्या पादप जंतु दोनों में पाया जाता है तो दोनों में एक ही काम है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका मतलब समझ रहे होंगे, रिक्त मतलब खाली स्थान है ना। खाली स्थान क्या, देखिए जैसे ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। जंतु और पादप कोशिका में रिक्तिका का संख्या तो पहली बार डिफरेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 ये रिक्तिका है, और यही पादप कोशिका का बात किया जाए तो ये बड़ा सा जो शेप देख रहे हैं रंगा हुआ अंदर में, वो रिक्तिका है। वो पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर भित्ति पाया जाता है, इसमें झिल्ली, लास्ट परत इसका क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो चलिए आज हम लोग इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि चलिए रिक्तिका के बारे में कुछ वैसा चीज़ बताइए जो हम नहीं जानते हैं। तो देखिए रिक्तिका सबसे पहला क्या है, पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है जो कोशिका के मध्य पैकेट के रूप में होता है। रिक्तिका का जो झिल्ली होता है, देखिए यहाँ है रिक्तिका, जैसे कोशिका के झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहेंगे, उसी तरह से रिक्तिका के झिल्ली को रिक्तिका झिल्ली नहीं कहेंगे। बोले क्या मतलब हो गया सर जी, आप बोले वैसे ही, तो वैसे नहीं कहेंगे। रिक्तिका का यानी इसका जो ये सबसे आउटर लेयर होगा, इसको हम लोग कहेंगे टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। तो रिक्तिका के परत को यानी रिक्तिका के झिल्ली को एक स्पेशल नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। तो चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं कि रिक्तिका का काम क्या है। सबसे पहले रिक्तिका समझ गए ना, कोशिका के बीच ना खाली स्थान ऐसा पैकेट पड़ा हुआ होता है जिसको रिक्तिका कहेंगे। बोलिएगा रिक्तिका मतलब होता क्या है सर जी, देखिए रिक्तिका मतलब तो समझ जाइए कि ये कोशिकांग है, ये भी कोशिका के बीच पाया जाता है। इसका देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में इसका संख्या डिफरेंट होता है। पादप कोशिका में इसका संख्या बहुत ही सीमित मात्रा में कम होता है, लेकिन आकार बहुत बड़ा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में। लेकिन जंतु कोशिका में इसकी संख्या अधिक होती है, लेकिन आकार छोटा छोटा होता है। जहां तक पादप कोशिका का बात किया जाए तो पादप कोशिका में कभी कभी जब कोशिका बहुत विकसित हो जाता है तो 90% एरिया सिर्फ और सिर्फ ये रिक्तिका कवर कर लेता है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि जो पादप कोशिका वाला रिक्तिका है उसको एक अलग नाम दे देते हैं। बोलिएगा सर काहे अलग नाम देंगे, तो देखिए रिक्तिका के अंदर ना ये जो जंतु कोशिका में पाया जाता है उसको तो रिक्तिका बोल देते हैं, लेकिन पादप कोशिका में पाए जाने वाले रिक्तिका को हम लोग एक अलग नाम देते हैं जिसको हम लोग रसधानी कहते हैं। राजधानी नहीं, रसधानी। तो रसधानी माने रस का कोई पैकेट, तो बोलिएगा सर उसमें रस होता होगा। देखिए इसमें ना रस की तरह ही होता है, जेली ऐसा पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसमें शर्करा, एमिनो एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। यानी ये खाद्य पदार्थ के भंडारण का काम करता है पादप कोशिका में, कि कोशिका को भूख लग गया थोड़ा सा निकाल के दे दें, माइटोकॉन्ड्रिया अपना एनर्जी लेके बनाएगा एटीपी, है ना। चलिए लेकिन इसमें बोलिए जंतु कोशिका में इसका क्या काम होगा, सबसे बड़ा काम ना ये क्या करता है कि पूरे घर में जैसे कचरा होता है हम डस्टबिन रखते हैं ना जी, उसी तरह से ना कोशिका में यदि कचरा कहीं मिल जाता है तो उसके लिए एक डस्टबिन भगवान ने बना के दिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, जंतु कोशिका के लिए। तो चलिए इसका एक कार्य देख लेते हैं। पहला काम होता है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है तो जल संतुलन इसका सबसे पहला काम है। यदि रिक्तिक कोशिका में वाटर का कमी होगा, डिहाइड्रेशन होने लगेगा, तो रिक्तिका बोलेगा लो भैया आज मेरे ही नाम तुमको पानी देते हैं। आज जैसे आप लोग ऊँट का जानते होंगे, ऊँट के कुबड़ में ना वाटर तो नहीं रहता, जेली भरा हुआ रहता है वसा के रूप में, वो क्या करता है रेगिस्तान में उसका यूज करता है। उसी तरह से कोशिकाओं में, रिक्तिकाओं में ना जल होता है। बोलेगा सर बोल रहे हैं रिक्तिका जल रहेगा तो उसको जलिता न कहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। रिक्तिका मतलब खाली है लेकिन जल ऐसा लिक्विड उसमें भरा हुआ रहता है। चलिए तो जल संतुलन का काम किया। दूसरा काम है कचरा संग्रहण का, जैसा कि मैंने अभी बताया
तीसरा काम है अपशिष्ट पदार्थ को देखिए, अब जो कचरा संगठित कर लेगा, इसमें सोचिए ये जंतु कोशिका है, ये क्या करेगा, अपने में कचरा जमा कर लेगा। कोशिका झिल्ली को बोलेगा अरे भेबा देखो ना हमारे पास ढेर कचरा हो गया है, इसको लेके निकलने दो। कोशिका झिल्ली बोले चलो भाई तुम निकल जाओ, तो ये उस कचरा को लेके कोशिका के बाहर चला जाएगा, जो आपके शरीर पे जो मैल देखते हैं मैल के रूप में बाहर आता है। तो चलिए इससे आगे थोड़ा बोले सर मैल तो वातावरण का ही डस्ट होता है, तो वातावरण वाला डस्ट उस मैल में अंतर होता है। तो चलिए हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा पादप कोशिका में कोशिका के मध्य खाली पैकेट होता है जिसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है लेकिन आकार बड़ा होता है, जबकि इसका उल्टा जंतु कोशिका में संख्या अधिक लेकिन आकार छोटा छोटा होता है। पादप कोशिका की रिक्तिका को हम रसधानी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खाद्य पदार्थ जैसे शर्करा, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल जिसको कहते हैं, और प्रोटीन भरा हुआ रहता है। अब देखिए पादप कोशिका का रिक्तिका ये है, जंतु कोशिका का रिक्तिका ये है। बोले सर कोशिका का फोटो बनाना नहीं सिखाए तो उसका ना एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसमें मैं ना जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों का डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा उसको, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में। चलिए तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या पढ़ना है। रुकिए, तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए तो इसको हम अभी मिटाते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। चलिए दोस्तों इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे तारक का यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसको कहते हैं? पहला बात तो याद रखिए, सेंट्रोसोम ना भगवान जी होशियारी किया हम ही लोगों में दिया, गाछ वृक्ष में सेंट्रोसोम नहीं होता है। बोले काहे नहीं होता है, तो भगवान से जाके पूछिए। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है ना। तो क्या कहेंगे, जंतु कोशिका में पाया जाने वाला, केंद्रक के पास पाया जाने वाला एक बेलनाकार संरचना है। मतलब कि यह बेलनाकार टाइप का, बेलना समझ न रहे हैं जिससे बचपन में मार खाए होंगे कभी, उसी को बेलना कहते हैं। अरे रोटी को ना रोल करते हैं, तो बेलनाकार संरचना का पाया जाता है, जिसे माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो चमकता चमकता दो सर्कल दिखाई देगा। जिस चमकते हुए सर्कल को सेंट्रियोल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सेंट्रियोल, ठीक है। और उस सर्कल में पतले पतले लाइंस होते हैं ट्यूब के ऐसे, जिसको हम लोग कहेंगे माइक्रोट्यूबुलस। क्या कहेंगे? माइक्रोट्यूबुलस। तो बस इतना ही इसके बारे में। बोले कि क्या मतलब हुआ सर, खाली नाम बता दिए? सुनिए पहले, जंतु कोशिका में पाया जाने वाला वह सूक्ष्म कोशिका जो केंद्रक के समीप होता है। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इसमें दो वृत्तीय संरचना चमकती हुई दिखाई देती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। इसमें कुछ लंबी नलिकाएं जुड़ी होती है जिससे मिलके सेंट्रोसोम बनता है, यानी तारक का जिससे मिलके बनता है उसको माइक्रोट्यूबुलस कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले टी.एस. बोबड़ी साहब ने बताया था, बहुत ज़्यादा 1920 लगभग ईस्वी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दिया था। ठीक है, ये देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर देखिए, यह केंद्रक है, इसके बगल में ऐसा सेंट्रियोल होता है, इसको यदि सही से देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है। इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन में मदद करना, क्रोमोसोम को सुरक्षा देना। मतलब कोशिका का जब विभाजन होता है ना तो उस समय सेंट्रियोल दोनों साइड का आपस में कनेक्शन बना लेता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल क्या करता है? क्रोमोसोम की सुरक्षा करता है। बोले ये क्रोमोसोम नाम का क्या प्राणी है, तो इसको आगे पढ़ने वाले हैं। तीसरा फ्लैजिला का निर्माण करता है। फ्लैजिला क्या होता है? पुछड़ी समझते हैं? स्पर्म में आप लोग देखे होंगे पीछे ना एक छोटा सा पूंछ होता है जिससे ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। या आप लोग पैरामीशियम में देखे होंगे फ्लैजिला होता है जिससे, जैसे मछली का पंख देखें, पंख का क्या काम होता है? मछली को मूव कराना आगे में। इसी तरह से जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं वो जो मूव करते हैं उसके लिए फ्लैजिला चाहिए होता है। तो फ्लैजिला क्या करता है? उसको चलने में मदद करता है। फ्लैजिला के निर्माण में कौन सहायक है? तो ये सेंट्रोसोम सहायक है। तो सेंट्रोसोम के बारे में इतना ही। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया। अब देखिए क्या, थोड़ा रुकिए। ठीक है, माइक्रोट्यूबुलस हमारा खत्म हो गया। मतलब ये क्या बोल दिए सर, हमारा माइक्रोट्यूबुलस कैसे खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, मतलब हमने पढ़ लिया माइक्रोट्यूबुलस क्या है। नाम सबसे बड़ा अभी तक का यही था। एक पहले आया था प्लूरोन्यूमोनिया, किसी को याद है? सोनिया की भनमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया के बाद ये बड़ा नाम आया था माइक्रोट्यूबुलस। ये क्या है? माइक्रोट्यूबुलस तारक का यानी सेंट्रोसोम में पाया जाने वाला बेलनाकार संरचना है जिससे मिल के क्या होता है, कंप्लीट लगभग 12 माइक्रोट्यूबुलस मिलके एक सेंट्रोसोम का निर्माण करता है। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये था मिड पार्ट, याद करिए। आउटर पार्ट में हमने
कोशिका के बाह्य भाग में, बाह्य संरचना में दो चीज कवर किया था, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य भाग, जिसमें सबसे पहले साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी हिंदी में बोल दें, जीव द्रव, कोशिका द्रव, अंतःपरद्रवी जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, सेंट्रोसोम, इतना हमने कवर कर लिया है। इससे आगे बचता है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना यानी कोशिका के अंदर क्या होता है। तो ये देखिए, अभी तक जो हम बना रहे थे, ऐसा एक साधारण सा कोशिका बनाए, इसके अंदर ये केंद्रक बार बार बना के हम लोग छोड़ देते थे। अब इस केंद्रक के बारे में पढ़ना है, तो केंद्रक का यदि बढ़िया सा फोटो बनाया जाए तो ऐसा होगा। इसके चारों ओर इसमें भी झिल्लियां होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके अंदर गाढ़ा दानेदार संरचना होता है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। और इसके बगल में धागेनुमा संरचना होता है, जिसे क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। तो चलिए एक बार नामकरण कर दें। ये क्या है हमारा, तो ये केंद्रक है। अब यहां से हमने इसको बड़ा करके देखा, तो ये केंद्रक झिल्ली है। इसमें जो छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, इसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। तीसरा, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, जिस लिक्विड को क्या बोलेंगे, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव, तो केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। तो चलिए, ये है केंद्रक द्रव, ठीक है। अब देखिए, इसके बीच में जो एक गाढ़ा संरचना देख रहे हैं, मतलब कुछ मोटा सा बना दिए हैं, ये है केंद्रिका। चलिए, और कोई पार्ट बच गया, कोई पार्ट तो आई थिंक नहीं बचा, हाँ ये बच गया। क्रोमेटिन जालिका क्या है। अब देखिए, हमको हर चीज के बारे में बारी बारी से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्रक से। आपको ईस्वी तो याद होगा 1831 का। रॉबर्ट ब्राउन को पहचानते हैं जी? हाँ सर, हमारा दादा लिखते थे। और पहचानते तो नहीं सर, जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े वढ़े हैं इसके बारे में। ये वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहली बार केंद्रक का खोज किया था, यानी केंद्रक को सबसे पहली बार कोशिका में डिस्क्राइब करने वाले लोग रॉबर्ट ब्राउन थे, जिसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। यदि आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए जाके। चलिए, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या बताया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया था कि कोशिका के बीच में ना एक गाढ़ा सा संरचना होता है, जो कोशिका पे नियंत्रण रखता है। इसी को क्या कहा गया, केंद्रक बोला गया। अब केंद्रक के अंदर भी एक गाढ़ा सा संरचना होता है, जिससे राइबोसोम का निर्माण होता है, वो केंद्रिका है। केंद्रक के अंदर भरे गए द्रव को केंद्रक द्रव कहेंगे। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहेंगे, और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। काम समझ जाइए, इसमें क्यों झिल्ली है, तो ये यूकैरियोटिक है। बोलिएगा ये सर नया नाम क्या बोली थी, इसके आगे पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। हम मने यूकैरियोटिक और मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब समझ जाइए जो हम नहीं हैं। चलिए, तो देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका का क्या होता है कि हर कोशिकांग के ऊपर ना झिल्ली होता है। इसमें भी देखिए, ये केंद्रक एक कोशिकांग है, कोशिकांग के चारों ओर झिल्ली है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली बोल रहे हैं। बोले सर इसमें छोटा छोटा छेद काहे है, इसमें पानी नहीं घुस जाता है। देखिए, ये छेद किस लिए है कि केंद्रक के अंदर से पहला बात तो राइबोसोम को निकलने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा, ये कोशिका द्रव का मटेरियल मतलब खाना वाना अंदर पहुंचाना या कचरा को बाहर निकालने में वो केंद्रक छिद्र यूजफुल होता है। समझ गए आप लोगों ने इसका। अब इसका देखिए मुख्य काम क्या क्या होगा केंद्रक का। तो केंद्रक का सबसे पहला काम होगा कोशिका पर नियंत्रण, यानी कोशिका के घर का गार्जियन कौन है, तो केंद्रक है, ठीक है।
अब देखिए बिना केंद्रक की मर्जी का ना कोशिका में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा काम क्या है कि ये जो क्रोमेटिन जालिका है, क्रोमेटिन जालिका में डीएनए पाए जाते हैं। अब डीएनए को कौन सा सुरक्षित रख रहा है, तो केंद्रक रख रहा है, यानी डीएनए, या फिर आप ऐसा लिखिए क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन जालिका को सुरक्षित रखना। चलिए दूसरा काम देख लिया, तीसरा काम देखिए, तीसरा काम होगा राइबोसोम का निर्माण। राइबोसोम का निर्माण, इसके बाद राइबोसोम, या इसमें देखिए कहीं के बुक में ना आरएनए का निर्माण होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। ठीक है ना। अब अगला देखिए कोशिका का जो नया मतलब कोशिका विभाजन जब होगा, नया कोशिका बनेगा तो उसके निर्माण में सहायक कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, उस पर नियंत्रण करना होता है। तो ये सब काम होता है हमारे इस केंद्रक बाबू का। यानी इसका सबसे बड़ा कोई काम पूछा जाए तो कोशिका को नियंत्रित रखना। अब घर में गार्जियन का जो काम होता है वही इसका काम है, कोशिका को नियंत्रित रखना। यानी कोशिका देखो तुम हलचल उलचल नहीं करो, बगल में भी बहुत सारा भाई लोग है उसको परेशानी होता है, यही न सठियाता है तो लाइसोसोम फट जाता है। नहीं तो लाइसोसोम को मन में थोड़े होता है कि नहीं हमको फटना है, मरने के लिए कौन तैयार होगा। वो बेचारा, उसको तो भगवान बोला है कि तुम भैया कोशिका का सुरक्षा करना, तो बगल वाले कोशिका का सुरक्षा के चक्कर में इसी को ले लेता है, इसको लेने के चक्कर में खुद सुसाइड कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम को। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, एक्चुअल में केंद्रक कैसा होता है। तो दोस्तों ये है केंद्रक, तो दोस्तों ये है केंद्रिका। अब देखिए इससे ये राइबोसोम निकल रहा है, और ये देखिए ये जो छोटा सा छेद देख रहे हैं इसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। इससे अब देखिए राइबोसोम निकला, अब उसके अंदर केंद्रक के अंदर डीएनए था, तो ये सब फैसिलिटी केंद्रक के अंदर होता है।